मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम क्लासीफाई करते हैं सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास क्लासिफिकेशन कैसे एग्जिस्ट कर रही है। आयनिक सॉलिड्स होते हैं आपके पास जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से मिलकर बनते हैं, आयनिक बॉन्ड्स जिनमें होते हैं स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स आगे होते हैं हमारे पास कुवलेंट सॉलिड्स। कुवलेंट सॉलिड्स यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कुवलेंट बॉन्ड जो होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे मेटालिक सॉलिड्स को एंड देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड्स से। आयनिक सॉलिड्स को डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास वो क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर forming the crystals are positively and negatively charged ions. That's why they are called as ionic solids. Crystalline solids in which the particles forming the crystal are positively and negatively charged are called as ionic solids. सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस की वजह से जो आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो है कि इनका वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, यानी कि स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अलोंग। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इनकी डेफिनेट पोजीशंस होती हैं और स्टूडेंट्स ये भी आप याद रखिएगा कि आपके पास केटायन हो या एनायन हो, जैसे इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। स्टूडेंट्स आपके पास इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अरेंज्ड होता है कि आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इट विल बी सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयन है तो इट विल बी सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस। इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी इनकी अरेंजमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कम वॉलेटाइल हैं। अब स्टूडेंट्स वॉलेटिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन द या टू बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो ये वॉलेटाइल नहीं होते, ये लीस्ट वॉलेटाइल होते हैं। देन स्टूडेंट्स इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम क्लोराइड की केस के अंदर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 787 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि स्टूडेंट्स इनका इतना डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत शार्प और हाई होते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, ये हम अपने शुरू के चैप्टर्स में भी डिस्कस करते आए हैं कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आपके पास जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके लिए कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। स्टूडेंट्स जो इनके लिए हम टर्म यूज करते थे जैसे कि स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था वो हम फॉर्मूला यूनिट्स की करते हैं। फॉर्मूला यूनिट्स यानी कि स्टूडेंट्स ये आपके पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इनका जो पर्टिकुलर आपके पास आयन का सेट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का उसको हम कहते हैं फॉर्मूला यूनिट। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम और क्लोराइड का जो फॉर्मूला यूनिट होता है एक वो आपके पास कितना मास रखता है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास ये क्योंकि इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टूडेंट्स इसकी जो फोर्सेज होती हैं आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वो डायरेक्शनल नहीं होती। ये हमने डिस्कस कर लिया और हमने ये डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स इसके लिए हम फॉर्मूला मास यूनिट यूज़ करते हैं या फॉर्मूला यूनिट्स की टर्म इस्तेमाल करते हैं, मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज़ नहीं करते फॉर पर्टिकुलरली दैट ऑफ आयनिक सॉलिड्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है रेडियस रेशो। स्टूडेंट्स जो आपकी रेडियस रेशो होती है वो कुछ हद तक आपकी ज्योमेट्री जो है वो बता रही होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास एक पर्टिकुलर रेडियस रेशो है तो उसके थ्रू हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं या ये बता सकते हैं कि आपका जो क्रिस्टल है वो एक्चुअली कौन सी शेप में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास वैल्यू 0.5 है तो इट विल बी ऑक्टाहेड्रल फॉर दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो उसकी जो रेडियस रेशियो 0.93 होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है और सीसियम फ्लोराइड है इन दोनों की शेप सेम है। क्यों? क्योंकि इनकी रेडियस रेशो सेम है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपकी रेडियस रेशो सिमिलर हो तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो शेप है वो सेम होगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास रेडियस रेशो अगर 0.7 से ज़्यादा हो तो आपके पास ये डेफिनेट होगा कि आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है। देन इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास कंडीशन है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस कर लिया कि आपके पास रेडियस रेशो और ज्योमेट्रिकल शेप की प्रिडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं या ये कैसे बता सकते हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अगर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि आपके पास ये कंडक्टर्स कैसे होते हैं अपनी सॉलिड स्टेट्स में स्टूडेंट्स क्योंकि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसलिए ये कंडक्ट नहीं करते
हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये अपनी सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशंस में ये दे आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन स्टूडेंट्स अगर ये अपनी मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट हो, यानी कि अपनी आयोनिक स्टेट्स में प्रेजेंट हो, डिसोसिएटेड फॉर्म्स में प्रेजेंट हो, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड है, उसकी हाई कंडक्टिविटी इसलिए क्योंकि वो आपके पास सोल्यूशन के अंदर अपने आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आपके पास क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी आपके पास ये कंडक्ट कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है हाईली ब्रिटल नेचर। हाईली ब्रिटल नेचर का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास ये फ्रैक्चर कर जाते हैं इफ दे आर प्रोवाइडेड विद स्ट्रेस। क्यों स्टूडेंट्स आपके पास ये ब्रिटल नेचर क्यों होती है? सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स को लेके, आयनिक क्रिस्टल्स को लेके, तो स्टूडेंट्स होता ये है आपके पास कि स्टूडेंट्स आपके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ये लेयर्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं ये जब एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ होल क्रिस्टल लैटिस या होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की या लेयर्स की आपस में लेके होती है रिपल्सिव फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स वो रिपल्सिव फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि जब भी उन पे कोई स्ट्रेस अप्लाई होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैमरिंग भी करें तो ये फौरन से फ्रैक्चर कर जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि फ्रैक्चरिंग के रिजल्ट में क्योंकि फोर्स उनको प्रोवाइड की जाती है तो जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो इतना ज्यादा ओवरकम कर लेती हैं कि वो फौरन से फ्रैक्चर हो जाते हैं, अनलाइक दैट ऑफ मेटल्स जिन पे स्टूडेंट्स आपके पास सिमिलरली लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन स्टूडेंट क्योंकि वो अपने लिए अपनी लेयर्स के लिए रिपल्सिव फोर्सेस नहीं रख रहे होते, इसलिए स्टूडेंट्स उनका स्ट्रक्चर जो है वो प्रीडोमिनेंटली डिफॉर्म हो जाता है एज कंपेयर कि वो ब्रेक करें। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम रिएक्शन काइनेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हम स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स वो तमाम केमिकल रिएक्शंस दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद आयनिक क्रिस्टल या दैट डील विद आयनिक क्रिस्टल्स वो फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आपके पास जो आयोनिक कॉम्बिनेशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनी अदर सॉलिड, जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्लासीफाई किया। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब है कि इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है यानी कि स्पीड ऑफ अ रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा होता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं एज एन एग्जांपल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, तो हमें पता है कि प्राइमरीली आपके पास जो क्रिस्टलिन क्यूबिक स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि आपके पास आयंस की लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है और ये किस हिसाब से स्टूडेंट्स इनके साइजेस आपस में वेरी कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात अच्छी तरह से आपकी नॉलेज में है कि जो क्लोराइड A9 होता है या क्लोराइड आयन होता है उसका साइज सोडियम आयन से ज्यादा बड़ा होता है। वो क्यों? और उसकी रीजन स्टूडेंट्स आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और उसके अलावा स्टूडेंट्स कैटायंस और एनायंस हैं तो उसको आप अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं। देन कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इमीडिएट आयंस सराउंडिंग एन ऑपोजिटली चार्ज आयन, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज है आयन है आपके पास केटायन है तो इट विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज एनायंस, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अगर एक एन आयन है तो इट विल बी सराउंडेड बाय पॉजिटिवली चार्ज केटायंस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो स्टूडेंट्स आपके पास पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के अंदर 6 इज द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ सोडियम आयन, यानी कि आपके पास सोडियम आयन को 6 क्लोरीन या 6 क्लोराइड आयंस इमीडिएटली सराउंड कर रहे होंगे। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास सीसियम क्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो सीसियम क्लोराइड की केस में भी स्टूडेंट्स आपके पास यही क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास सीसियम का साइज बड़ा होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम, क्योंकि उसका साइज ज्यादा है। यानी कि सीसियम की केस में आपके पास ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये होता है 8 क्लोराइड्स का, यानी कि 8 क्लोराइड आयंस का होता है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इज आल्सो 6 फॉर दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। द डिस्टेंस बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इज द सेम, यानी कि स्टूडेंट्स इनके दरमियान डिस्टेंस थ्रू आउट द होल क्रिस्टल लेटिस सिमिलर होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड ईच यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास 8 क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब, यानी कि 8 क्लोराइड आयंस आपके पास कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे प्रेजेंट हैं और ईच क्लोराइड आयंस इज बीइंग शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने डिस्कस किया कि कॉर्नर्स में क्योंकि प्रेजेंट हैं तो आपके पास हर कॉर्नर जो है वो 8 आपके पास फर्दर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फर्दर जो यूनिट सेल्स होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, और हर जो फेस होता है स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट सेल का वो आपके पास 2 यूनिट सेल शेयर कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने डिस्कस किया कि आपके पास किस तरह से आयंस प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलरली क्लोराइड आयंस। देन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेशन करते हैं आपके पास सोडियम आयंस के लिए। सबसे पहले सोडियम आयंस स्टूडेंट्स आपके पास
एजिस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके पास जो सोडियम आयंस हैं, क्योंकि इनका साइज स्मॉल है तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एजिस पे प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ एजिस क्यूब के अंदर कितने होते हैं? 12 होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सेल जो कि एक आपके पास एज को शेयर कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं 4। तो आप क्या करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 12 को 4 से, तो आपको पता चलता है कि आपके पास एक यूनिट सेल के अंदर 3 सोडियम आयंस प्रेजेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एक सोडियम आयन बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको जब हम 3 सोडियम आयंस के साथ ऐड कर लेते हैं, यानी कि आपको पता चलता है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस इन अ यूनिट सेल 4 होते हैं। देन स्टूडेंट्स इसी तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं क्लोराइड आयंस के अंदर। आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पता है कि आपके पास जो क्लोराइड आयंस हैं ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट सिस्टम्स के अंदर कि आपके पास जो एक क्लोराइड आयन है कॉर्नर के ऊपर वो 8 यूनिट सेल्स के अमंग शेयर हो रहा होता है। तो स्टूडेंट आप क्या करते हैं कि 8 को 8 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आता है 1 आंसर इसका आता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास टोटल अगर हम कॉर्नर्स के काउंट करें तो आपके पास पर यूनिट सेल 1 क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है। देन स्टूडेंट्स हम उन क्लोराइड आयंस को काउंट करते हैं जो कि आपके पास फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। और स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास एक फेस जो होता है वो 2 यूनिट सेल के दरमियान शेयर हो रहा होता है। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस पे आपके पास कितने हैं, आपके पास क्लोराइड आयंस प्रेजेंट है, आपके पास 6 प्रेजेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सेल कंटेनिंग ईच सेल 2 है। तो आप क्या करेंगे कि 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस आ जाएगा कि कितने आपके पास फेसेस पे प्रेजेंट हैं। देन स्टूडेंट्स आपने क्या किया, कॉर्नर पे आपके टोटल आप जब एवरेज की कैलकुलेट करते हैं यूनिट सेल की तो आपके पास 1 क्लोराइड आयन आता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जब आप कैलकुलेट करते हैं फेसेस के अकॉर्डिंगली तो आपके पास 3 क्लोराइड आयंस आते हैं। जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास 4 क्लोराइड आयन आते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ईच यूनिट सेल कंटेन्स 4 सोडियम आयंस एंड 4 क्लोराइड आयंस। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है, जो इनके दरमियान डिस्टेंस होता है वो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस कर लेते हैं हम। स्टूडेंट्स लैटिस एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की केस में। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जब भी लैटिस बनता है या ब्रेक होता है तो आपके पास एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो आपके पास एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही होती है ये आपके पास ट्रांसलेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट चेंजेस। यानी कि स्टूडेंट्स हम लैटिस एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन gaseous ions of oppositely charges combine to give a 1 mole of a crystalline ionic compound। तो इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। यानी कि आपके पास जब एक लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है फ्रॉम 1 मोल ऑफ इट्स आयंस, इंडिविजुअल आयंस, तो आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन स्टूडेंट्स आपके पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, यानी कि वो एनर्जी जो आपको रिक्वायर होती है टू ब्रेक, यानी कि वो आपके पास स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब हो रही होती है एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स गैसियस आयंस, उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। यानी कि आप ब्रेकिंग कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो लैटिस एनर्जी होती है किसी भी आयन की वो उसके साइज पे डिपेंड करती है और चार्ज पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो लैटिस एनर्जी होती है कॉन्स्टिट्यूटिंग द आयंस, जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा आपके पास लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही आपके पास लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि उतनी एनर्जी रिलीज होगी उसको बनने में और उतनी ही एब्जॉर्ब होगी उसको ब्रेक करने में। स्टूडेंट्स आप एक कंपैरिजन ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम क्लोराइड है और आपके पास लिथियम क्लोराइड है। स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम का साइज स्मॉल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स फॉर्मेशन और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ब्रेकेज। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि लैटिस एनर्जी लिथियम क्लोराइड के लिए ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट सॉलिड्स को। थैंक यू।